Class 12th Political Science, Chapter 2, End of the Bipolarity. New topic added in your syllabus this year only, 2020. Topic is Arab Spring. In the previous video we done the topic CIS, Commonwealth of Independent States. In this topic we will try to understand the situations in which during 2010 December how major 5 to 6 nations named Tunisia, Egypt, Yemen, Syria, Libya, Bahrain, all these nations are in Africa, and all these nations or these nations faced many problems to establish democracy, and they raised their voice to get the power to get elected and free election process, to get economic freedom, human rights, employment, and to change the present governing system. With this brief introduction, we will start the topic, the Arab Spring. Page number 54 of your notes. Arab Spring. The problem started around 17 December 2010 and last till around December 2012. The situation was majorly located in the North Africa and in the Middle East countries. The first point or the first paragraph, it was a series of एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, यानी कि ये जितना भी प्रॉब्लम है ये वहाँ या उन नेशंस के जो कि नॉर्थ अफ्रीका के या मिडल ईस्ट नेशंस के या मिडल ईस्ट के नेशंस हैं, उन या वहाँ की पॉपुलेशंस ने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है. अपराइजिंग एंड आर्म्ड रिबेलियन that spread across much of the Arab world in the early 2010. बेसिकली जो प्रोटेस्ट है उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट है. अब अगेंस्ट क्यों है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीजंस हैं, वो हम आगे देखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. द मूवमेंट बिगेन इन दी रिस्पॉन्स टू ऑपरेसिव रिजाइम्स, यानी कि उनकी गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट जो भी बिहेवियर करती है जो कि टॉलरेट नहीं किया जा रहा है उनके लोगों के थ्रू, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम के लिए, राइट्स के लिए काम नहीं कर रही है, एंड द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग ऑल द थिंग्स. प्रोटेस्ट वॉर started in Tunisia and later it spread in the 5 different countries of the North Africa and the Middle East. Tunisia, Libya, Egypt, Yemen, Syria and Bahrain. We can find all these nations over here. Here is the East Egypt, Middle East region, and here is the North Africa. Whenever we talk about any movement, चाहे वो किसी भी रीजन में हुआ हो वर्ल्ड के, बट सबसे पहले हमें मूवमेंट या ये जो एक स्ट्रगल है या फिर एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एक मूवमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना ज़रूरी है, ताकि हम मूवमेंट किए जाने के पीछे के रीज़न को समझ सके. पेज नंबर 55 ऑफ योर नोट्स. अब बेसिक रीजंस क्या हैं इस मूवमेंट को करने का. सबसे पहला रीज़न है कि इन पर्टिकुलर नेशंस में लोग विलिंगली डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. हम 2010 की बात कर रहे हैं बच्चे, आप ये चीज़ याद रखिए. हम जब इंडिया की बात करते हैं या बाकी नेशंस की बात करते हैं तो हमारे आसपास के नेशंस में, यूरोप में या अफ्रीकन नेशंस में पर्टिकुलरली या यूरोपियन नेशंस में हम लोग डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली इंजॉय करते हैं, या हमारे जैसे देश के लोग बहुत लंबे अरसे से राइट्स की बात कर रहे हैं या हम सब लोग उन्हें एंजॉय कर रहे हैं. बट स्टिल देर आर फ्यू नेशंस इन आवर वर्ल्ड जहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हुई है. वहाँ पर लोग अभी भी, जैसा कि सेकंड पॉइंट में कहा गया है, कि फ्री और फेयर इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, और हम लोग सिंस इंडिपेंडेंस वी आर यूजिंग इट.
एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए डिमांड की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है, चेंज रिजीम की बात की जा रही है, यानी कि गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए डिमांड करें कि जो भी XYZ गवर्निंग सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है उसको चेंज करने के लिए कह रहे हैं। एक सेक्युलरिज्म की बात की जा रही है, यानी कि नेशन में किसी भी एक सिंगल रिलीजन को फॉलो करने से वो मना करते हैं। इस्लामिज़म की भी कुछ नेशंस बात करते हैं जहाँ पर वो इस्लाम को एज अ नेशनल रिलीजन बनाने की बात करें। तो ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट है जो कि अरब स्प्रिंग के अंदर मेजरली यूज़ की गई है, एंड ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अरब स्प्रिंग मूवमेंट। Next paragraph. The Arab Spring was a series of pro-democracy uprisings that evolved several largely Muslim countries including Tunisia, Morocco, Syria, Libya, इजिप्ट एंड बहरीन। ये उन नेशंस के लिए बेसिकली बात कर रहा है जहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाने की बात की जा रही है। द इवेंट इन दीज नेशंस, अब जब भी हम इन इवेंट्स की बात करें, द इवेंट्स इन दीज नेशंस जर्नली बिगिन इन द स्प्रिंग ऑफ 2011। अब बेटा इस पूरे के पूरे जो मूवमेंट का नाम अरब स्प्रिंग इसलिए है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे CBSE में। सेकंड पैराग्राफ हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से इस मूवमेंट का नाम अरब स्प्रिंग रखा गया है। रीज़न, अरब वो नेशंस हैं जो कि ये मूवमेंट चला रहे हैं। स्प्रिंग वर्ड इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन के अंदर स्टार्ट किया गया 2011 में, विच लेड टू द नेम, एंड दिस वाज द रीज़न बिहाइंड कि उसका नाम अरब स्प्रिंग है। हम बच्चे जब लास्ट पैराग्राफ की बात कर रहे हैं पेज नंबर 55 पर, नोट्स के पेज नंबर 55 पर, तो लास्ट पैराग्राफ हमें बताता है कि द अरब स्प्रिंग वाज अ लूजली रिलेटेड ग्रुप। लूजली रिलेटेड का मतलब क्या है कि नेशंस ने आपस में मिलकर कोई यूनियन नहीं बनाया है। ये नेशंस इंडिविजुअल लेवल पर फ्रीडम की या इंडिविजुअल लेवल पर डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं। द अरब स्प्रिंग वाज लूजली रिलेटेड ग्रुप of protest that ultimately resulted in regime change। अब उनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पुरानी गवर्निंग सिस्टम या आइडियोलॉजी है उसे वो चेंज करना चाहते हैं उनके नेशन में। एंड सच एज ट्यूनीशिया, इजिप्ट एंड लीबिया में यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस की गई है या फिर ये प्रोटेस्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। नॉट ऑल ऑफ द मूवमेंट्स कुड बी डीम्ड सक्सेसफुल, पर आपको याद रखना है कि इन नेशंस के अंदर एट प्रेजेंट या अभी तक भी ये प्रॉब्लम ज़्यादातर सॉल्व नहीं हो पाई हैं, बट स्टिल जो उनका मेन एंड गोल है वो क्या है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और उनको कल्चरल लेवल पर फ्रीडम मिलना, ताकि वो या तो अपने नेशन को सेक्युलर बना सके या फिर अपने नेशन के अंदर इस्लामिक रिलीजन को इस्टेब्लिश कर सके एज अ नेशनल रिलीजन। बेटा अरब स्प्रिंग वाला जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की बिगनिंग एक छोटे मूवमेंट से होती है जिसका नाम है जैस्मिन रेवोल्यूशन। ये अरब स्प्रिंग का ही पार्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अरब स्प्रिंग के मूवमेंट को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ या शुरू हुआ वो आपका जैस्मिन रेवोल्यूशन से हुआ। अब ये एक छोटा सा इंसिडेंट है कि 2010 दिसंबर के अंदर ट्यूनीशिया एक देश है, हम लोगों ने अभी देखा, तो उस नेशन के अंदर एक स्ट्रीट वेंडर है या फिर एक वेजिटेबल की शॉप लगाता है एक पर्सन। वो लीगल लेवल पर एक परमिट की डिमांड करता है गवर्नमेंट से कि मुझे परमिट मिल जाना चाहिए ताकि मैं अपनी सब्जियां जो हैं नॉर्मली स्ट्रीट्स पर बेच सकूं, पर उसे वो परमिट नहीं मिलता। अब उसके बाद क्या सिचुएशन हो रही है एक बार हम लोग, या उसके दौरान क्या सिचुएशन होती है एक बार हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द अरब स्प्रिंग बिगेन इन December 2010 when Tunisian a street vendor मोहम्मद बौजीजी, ये इसका नाम है बेटा, स्पेलिंग प्लीज ध्यान से देख लेंगे, BOUAZIZI, बौजीजी इज अ पर्सन, एंड सेट हिमसेल्फ ऑन फायर टू प्रोटेस्ट द arbitrary seizing
ऑफ हिज वेजिटेबल स्टैंड बाय पुलिस ओवर फेलियर टू ऑब्टेन अ परमिट, यानी कि वो पर्सन प्रोटेस्ट के दौरान या प्रोटेस्ट करते हुए अपने आप को मतलब ही फायर मतलब एक तरीके से अपने आप को आग लगा रहा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अपने आप को हार्म कर रहा है सिर्फ गवर्नमेंट के उस एक्शन की वजह से, जो कि उसको लगता है कि वो उसके राइट्स का एक हार्म है, या फिर जिस तरीके से जो उसके राइट्स हैं उसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करवाना चाह रही है ताकि लोग अपने राइट्स को यूज़ ना कर सकें। बाउजीजी सेक्रीफाइस जो कर रहे हैं उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखा जाता है, और एट प्रेजेंट तुनीशिया के अंदर या 2010 के अंदर उसे जैस्मिन रिवॉल्ट की तरह देखा जाता है। द स्ट्रीट प्रोटेस्ट दैट एंश्योर्ड इन तुनिस, जो कि तुनीशिया की कैपिटल है, प्रॉम्प्टेड अथॉरिटेरियन जो एक प्रेसिडेंट है। अब इस प्रोटेस्ट के दौरान जो कि थर्ड पैराग्राफ में हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, और स्ट्रीट प्रोटेस्ट के अंदर जो तुनीशिया के प्रेसिडेंट हैं जो कि अगेन एक अथॉरिटेरियन रूलर हैं जिनका नाम है ज़ैन एल अबिदीनी बिन अली, ये उनका पूरा नाम है, जो कि एब्डिकेट यानी कि उन्हें कहा जाता है कि आप अपने पावर या अथॉरिटी से गिव अप कर दीजिए, और वो गिव अप कर देते हैं उस पूरे प्रोटेस्ट के बाद, और वहाँ से अपनी पूरी फैमिली को लेकर सऊदी अरेबिया में भाग जाते हैं। और वो लगभग पिछले 20 सालों से तुनीशिया पर रूल कर रहे थे, और ही रूल्ड द कंट्री विद द आयरन फिस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव और बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन रूल रहा उनका पूरे 20 साल तक। और बेटा सेकंड लास्ट पैराग्राफ से जब हम लोग देखते हैं सिचुएशन को, तो एक स्ट्रीट वेंडर के थ्रू शुरू किया गया ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट वेंडर ने एक एक्शन लिया और उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट चले गए और सब कुछ अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। एक लंबा प्रोसेस है, बट हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। कुछ एक्टिविस्ट हैं इन अदर कंट्रीज इन द रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द रिजाइन चेंज इन द तुनीशिया, यानी कि बाकी आसपास के देशों के लोग भी तुनीशिया में हुए जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट है उससे खुश होते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। अब जो तुनीशिया है वहाँ पर फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री इलेक्शंस किए जाते हैं अक्टूबर 2011 में, एंड वहाँ पर एंड बिगिन टू प्रोटेस्ट सिमिलर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट इन देयर ओन नेशन, और उसी से इंस्पायर होके आसपास के देशों के जो लोग हैं वो भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दीज मूवमेंट्स sought to increase social freedoms, and in the first paragraph at page number 57 we have seen that the participants जो हैं, जितने भी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन मिल रहा है सोशल फ्रीडम के लिए, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों से आता है। और ये पूरा जो मूवमेंट है ये सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल मूवमेंट दोनों है, जहाँ पर मेजरली जो ताहिर स्क्वायर एक जगह है बेटा इजिप्ट में, वेयर इट वाज अ पब्लिक टाउन एट कायरो इन इजिप्ट, ऑल्सो नोन एज 2011 इजिप्टियन रिवोल्यूशन, एंड लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक। बेटा ये होस्नी मुबारक एक प्रेसिडेंट का नाम है जो कि इजिप्ट में है, और एक इजिप्ट में तुनीशिया से इंस्पायर होकर एक मूवमेंट स्टार्ट होता है इजिप्टियन रिवोल्यूशन 2011 में, जहाँ पर वो वहाँ के प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देने के लिए फोर्स करते हैं। एंड सिमिलर प्रोटेस्ट टुक प्लेस इन बहरानी February to March 2011 against the corruption discrimination against Shias, एंड बेटा शियाज एक आप ग्रुप ऑफ पीपल कह सकते हैं या फिर एक ऐसा कम्युनिटी कह सकते हैं जो कि मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। शियाज एंड वांट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वांट टू एंड द ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक राइट्स वायलेशन। अब सेम इसी तरीके से जो प्रोटेस्ट है वो बाहरीन में होते हैं मार्च 2011 के अंदर। किसके अगेंस्ट है? करप्शन के अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है शियाज के साथ बहरीन में, वहाँ पर जो शियाज लोग रहते हैं कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ पर उनके साथ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो। एंड वहाँ की पॉपुलेशन चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखा जाए, ताकि जो ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स का जो वायलेशन है
उसे ख़त्म किया जा सके विद द हेल्प ऑफ न्यू प्रोविजंस मेड इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। Many protest and full-scale civil wars took place in Libya, Syria and Yemen। अब जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा कि इजिप्ट में एक इजिप्टियन रिवोल्यूशन होता है 2011 में, जिसके साथ वो अपने गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने के लिए तैयार कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम एक जैस्मिन रिवोल्यूशन देख रहे हैं, जहाँ पर तुनीशिया के लोग अपने अथॉरिटेरियन प्रेसिडेंट को हटाकर वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करते हैं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की जाती है। सेम बहरीन के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करने की या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की डिमांड की जाती है। ऐसे ही बहुत एक लॉन्ग या फिर एक फुल स्केल वॉर्स या फुल स्केल सिविल वॉर्स एक्टिव होती हैं लीबिया, सीरिया और यमन में। एंड while the uprising in Tunisia led to some improvements in the country from the human rights and perspective, not all the nations that witnessed such social and political great change took place in the spring 2011। बट आपको ये चीज़ याद रखनी है बेटा, जिस तरह से तुनीशिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है या वहाँ पर एक वो पार्लियामेंट के साथ साथ डेमोक्रेटिक राइट्स भी इंजॉय करते हैं वहाँ के लोग, पर वो सारी की सारी चेंजेस हम बाकी आसपास के देशों में नहीं देख सकते या नहीं देख पाते। अब वाइल द अपराइजिंग इन तुनीशिया, जिस तरीके से मूवमेंट शुरू होता है तुनीशिया के अंदर और लेड टू सम इम्प्रूवमेंट्स, जिसकी वजह से तुनीशिया में कुछ बदलाव या चेंजेस आते हैं। एंड फ्रॉम अ ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग ह्यूमंस के राइट्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली, उसके सेंस में नॉट all of the nations that witnessed such social and political great change, इसी तरह के बाकी देशों के अंदर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आते। कब? जब ये अरब स्प्रिंग 2011 का मूवमेंट पूरा का पूरा चल रहा है तब। इसके बाद है मोस्ट नोटेबली इन इजिप्ट। प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, जितने भी नेशंस के नेम आ रहे हैं आप अंडरलाइन करते चलेंगे। अभी तक हम लोगों ने इजिप्ट की बात की है, तुनीशिया की बात की है, बहरीन की बात की है, आप प्लीज़ उन नेशंस के नेम को अंडरलाइन करते चलेंगे। मोस्ट नोटेबली इन इजिप्ट वेयर अर्ली चेंजेस arising from the Arab Spring gave many hope after the removing of the President Hosni Mubarak, authoritarian rule has apparently returned। पर हम सब लोग जानते हैं कि कई बार हिस्ट्री में ऐसे भी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे भी मूवमेंट्स आती हैं कि एक बार आप गवर्नमेंट को चेंज करते हैं, दोबारा गवर्नमेंट जो अथॉरिटेरियन गवर्निंग सिस्टम है रीस्टैब्लिश हो जाता है। तो सेम वही इजिप्ट के अंदर हुआ, जहाँ पर अरब स्प्रिंग के 2011 के टाइम पीरियड में जब इजिप्टियन रेवोल्यूशन हुआ है, 2011 इजिप्टियन रेवोल्यूशन हुआ है, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद नोट किया गया कि इजिप्ट के अंदर जो पुराने चेंजेस थे वो चेंजेस many hope after removing the President Hosni Mubarak, authoritarian rule has been apparently returned। पर वो कुछ टाइम पीरियड बाद वापस आ गया। एंड लोग जब बेटा इजिप्ट की सिचुएशन को देखते हैं तो जब हम लोग होसनी मुबारक को अपनी पोजीशन से हटा रहे हैं, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद जो है एक फिफ्थ प्रेसिडेंट की तरह मोहम्मद मोसरी पावर में आते हैं, जो कि 2012 में आते हैं और एज अ फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट पावर संभालते हैं। बट एक डिफेंस मिनिस्टर है जो कि मोसरी या मोहम्मद मोसरी के टाइम पीरियड पे एज अ डिफेंस मिनिस्टर काम करते हैं, वो प्रेसिडेंट मोरसी को उनकी पावर से हटा देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर का नाम है अब्दुल फतह एल सीसी। उन्हें उनकी पोजीशन से हटाते हैं और खुद प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2013 से लेके टिल डेट आज तक भी वही एज अ प्रेसिडेंट का रोल अदा कर रहे हैं या फिर वही एज अ प्रेसिडेंट सिक्स्थ प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हैं। पेज नंबर 58। Now we'll study about the situation faced by the population of the Libya particularly. In Libya, meanwhile, an authoritarian dictator, Colonel Muammar Gaddafi,
प्लीज़ बेटा आपको नेम्स लर्न। मुअम्मर गद्दाफी वॉज overthrown in October 2011 during a violent civil war। बेटा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि लीबिया में एक सिविल वॉर होती है, लोग आपस में झगड़ना शुरू करते हैं और उसी सिविल वॉर के चलते गद्दाफ़ी को उसकी पोस्ट से हटा दिया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा, उनकी ही जनता या उनकी ही पॉपुलेशन के थ्रू, और उन्हें एग्जीक्यूट यानी कि सबके सामने फांसी की सज़ा होती है और इसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया भर के अंदर चलाया जाता है। इट इज़ अ सिचुएशन अराउंड अक्टूबर 2011 एंड उसका पूरा वीडियो फुटेज, उनकी डेथ का पूरा वीडियो फुटेज सभी लोग देखते हैं। सिंस जो गद्दाफ़ी है डाउनफॉल लीबिया एंड has remained in civil war and two opposing governments effectively rule separate regions of the country। basically गद्दाफ़ी के जाने के बाद जो है बेटा लीबिया दो अलग अलग रीजनल लेवल पर रूल किए जाने वाली गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है। लीबिया को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के बेसिस पर। अब जो त्रिपोली जो रीजन है, हम दो डिविजन्स देख रहे हैं यहाँ पे। त्रिपोली की जब बात की जा रही है तो वहाँ पे त्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड GNA लेड बाय प्राइम मिनिस्टर फयाज अल सरफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द UNO। बेटा एक चीज़ आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिविजुअल लेवल पर या एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर कुछ गवर्निंग सिस्टम को रिकॉग्नाइजेशन देता है और वो ये कहते हैं कि हाँ हम इस गवर्नमेंट के रूल को मानते हैं और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये इस नेशन को चला रहे हैं। और जब भी लीबिया की बात की जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, तो GNA यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है उसी के डिसीजंस को ज़्यादा वैल्यू या फिर कंसीडरेशन मिलता है। दूसरा जो ग्रुप है वो है राइवल एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कंट्री ईस्ट। कंट्री के ईस्ट साइड पर ये लोग काम कर रहे हैं जो कि LNA ग्रुप से हैं। इज़ अलाइड विद जनरल खलीफा हफ्तार कमांड्स द लीबिया नेशनल आर्मी। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट रीजन पर काम कर रहे हैं और इनका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है बाय द UNO रिलेटेड विद लीबिया। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि जब दो अलग अलग एक ही नेशन में दो अलग अलग रीजन्स पर या देश को दो पार्ट्स में डिवाइड कर कर दो अलग अलग गवर्नमेंट्स काम करती हैं या पार्टीज़ काम करती हैं, उसका कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट है, डायरेक्टली जो इफ़ेक्ट है पॉपुलेशन पर आता है, सिविलियंस पर आता है। तो लीबिया के जो सिविलियंस हैं या जो सिविलियन पॉपुलेशन है हैज़ सफ़र्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग ईयर्स। अब जब से भी ये सिचुएशन चल रही है 2011 के बाद से, उस टाइम पीरियड से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पॉलिटिकली वायलेंस बहुत ज़्यादा है नेशन के अंदर, लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, फूड सिक्योरिटी जैसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है या फिर लोगों की एक्सेस में नहीं है। देन दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन पार्ट टू ऑनगोइंग वर्ल्ड वाइड रिफ्यूजी क्राइसिस। अब ये सबसे बड़ा रीज़न है बेटा कि जब भी हम लोग लीबिया की बात करते हैं तो लीबिया के लोग अपनी इस सिचुएशन से बचकर निकलने के लिए गवर्नमेंट का तो कोई अगेंस्ट वॉइस रेस कर भी रहे तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पर डोमिनेंस दिखा रही हैं। तो लोगों के पास सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि देश को छोड़ के कहीं और चले जाए। तो लीबिया के लोग बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस फेस करते हैं, विच हैज़ बीन थाउजेंड्स फ्ली लीबिया मोस्ट ऑफन बाय बोट अक्रॉस दी लाइक जो हम लोग बेसिकली बात करते हैं सी रूट की हेल्प लेते हैं या फिर जितने भी मेडिटेरियन सी का एक्सेस लेकर लोग यूरोप की तरफ या बाकी देशों की तरफ निकलकर एक हैप्पी लाइफ या फिर कह सकते हैं बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं उसे फुलफिल करने के लिए लीबिया को छोड़कर जाने को तैयार है। अब हम एक न्यू नेम के साथ टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बशर अल असाद। द सिविल वॉर इन सीरिया। जो अब तक हम लोग ऊपर की तरफ देखते आए हैं, सीरिया में भी सेम प्रॉब्लम फेस की गई है लोगों के थ्रू, वहाँ पर सिविल वॉर्स हो रही हैं लगातार। दैट बिगिन इन द अफरमेथ ऑफ द अरब स्प्रिंग, यानी कि अरब स्प्रिंग के ख़त्म होने के बाद के इफेक्ट्स हैं। लास्टेड फॉर सेवरल ईयर्स फोर्सिंग
many to leave the country to seek refugee। और हम लोग बेसिकली क्या कह रहे हैं कि लोगों ने सीरिया को छोड़कर दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया ताकि वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें और वो ये लोग मान सकें दैट कि उन्हें यहाँ पर रहकर या सीरिया में रहकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लोग टर्की, ग्रीस या थ्रू आउट जो ईस्टर्न यूरोप है जहाँ तक भी उनको एक्सेस मिलता है लोग वहाँ से चले जाते हैं। द मिलिटेंट ग्रुप ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, बेटा इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, हैड डिक्लेयर्ड हम लोग कैलिफेट की बात करें यानी कि एक पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर अपने आप को बनाने जो खिलाफत बेटा क्या है? खिलाफत एक ऐसा ग्रुप आप कह सकते हो जो कि पॉलिटिकली लेवल पर लोगों को एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और ये एक नेशनल लेवल पर गवर्न किया जाने वाला रिलीजन है जहाँ पर इस्लामिक रिलीजन को लोगों को ज़बरदस्ती फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। और ये जो प्रॉब्लम है बेटा ज़्यादातर हम सीरिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम लोग देखते हैं। एंड इन सब सिचुएशंस के साथ बेटा क्या है, जो ISIS जो ग्रुप काम कर रहा है वहाँ पर वो लार्ज अमाउंट में एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है उन लोगों की जिन्हें वो एग्जीक्यूट या फिर लोगों को पब्लिक गैदरिंग के अंदर मार रहे हैं। और उस मरने के डर से या फिर इस सिचुएशन से बाहर निकलने की जो एक उनकी इच्छा है जिस वजह से वो लोग दूसरे देशों के अंदर माइग्रेट करते हैं। पर जो ऑल्दो ISIS हैज लार्जली बीन लाइक कहीं ना कहीं सीरिया में वो डिफीट कर दी गई है, कहीं कहीं जगह पर वो अभी भी काम कर रही है, पर एक रेजीम स्टैब्लिश कर लिया गया बाय बशर अल असाद के थ्रू जो कि सीरिया में प्रेजेंट टाइम पीरियड तक रूल कर रहे हैं, विच शोज दैट कि सीरिया का जो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जो कि अरब स्प्रिंग के नाम से शुरू हुआ और अरब स्प्रिंग ख़त्म होने के बावजूद भी कई नेशंस में आसपास के जो मिडल ईस्ट के नेशंस हैं, नॉर्थ अफ्रीकन नेशंस हैं, वहाँ पर फिर भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा पाया, बट स्टिल सीरिया के अंदर वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और जब बेटा हम लोग अब दो नेशंस के बारे में हमें थोड़ा बहुत और पढ़ना है, पहले है यमन के बारे में, फिर है बहरीन के बारे में। पहले हम यमन के बारे में देखते हैं। सिविल वॉर इन यमन कैन ऑल्सो बी ट्रेस्ड टू दी अरब स्प्रिंग। अगेन यमन के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स या यमन के अंदर जो सिविल वॉर स्टार्ट होती हैं उसके पीछे बेसिक अगर हम उसके फुटप्रिंट्स देखते हैं तो हमें अरब स्प्रिंग से मिलते हैं। द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ सफर्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट हैज़ डिवॉल्व्ड इनटू ट्राइबल। जब हम बात करें ना बेसिकली बहुत ड्रास्टिक सिचुएशन डेवलप हो रही है, यानी कि अरब स्प्रिंग के टाइम पीरियड में शुरू हुए जो वॉर्स है अभी तक भी लोग बहुत ज़्यादा टेरेबली या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से या फिर अपनी रूलिंग गवर्नमेंट से। अब कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल ऑन गोइंग सिंस 2015 बिटवीन टू फैक्शंस। बेटा फैक्शन का मतलब होता है एक ही ग्रुप के अंदर या फिर एक सेक्शन के अंदर दो पार्ट्स बना दिए जाना। दो ग्रुप्स हैं, पहला ग्रुप है द अब्द रब्बू मंसूर हादी, ये यमन की गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप है वो है द हूती आर्म्ड मूवमेंट अलोंग विद सपोर्टिव अलायंसेस। अब इनको दूसरे नेशन से या दूसरे हम ग्रुप से सपोर्ट मिलता रहा है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते रहते हैं यमन के अंदर, और एक सिविल वॉर या फिर एक टेरेबल जो सिचुएशन है वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि वहाँ पर पीस कभी भी डेवलप ना किया जा सके। नेक्स्ट इज बहरीन। पीसफुल प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट इन द कैपिटल मनामा इन 2011 and 12 were violently suppressive by the government of King Hamad bin Isa al Khalifa. Officially, the country has a constitutional monarchy form of government, but personal freedom remained limited. हम लोग जब भी बेटा अरब स्प्रिंग की बात करते हैं या फिर जब हम लोग बाकी नेशंस की बात करते हैं, हम बेटा जैसे ही CBSE ने टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है या फिर हम लोग जब हमारी बुक की बात करते हैं जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम पीरियड के अंदर या कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस क्या हैं नेशंस की, या किस तरह से नेशंस
काम कर रहे हैं पॉलिटिकल लेवल पर सिचुएशन को संभालने के लिए, या अलग अलग देशों में सेम टाइम पीरियड के क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं। हम लोग जब 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो 21st सेंचुरी हमारे पास ऐसे बहुत सारे देश हैं दुनिया में, जितने भी हमारे पास 200 से प्लस जब नेशंस की बात करते हैं तो या तो वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है और डेमोक्रेसी की सेक पर या डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करते हुए लोग राइट्स, लिबर्टी या बाकी जस्टिस जैसी चीज़ें इंजॉय करते हैं। बट स्टिल हमारे पास ऐसे वो भी नेशंस हैं, जैसे कि इस साल अरब स्प्रिंग जैसा टॉपिक हमारे सामने आया। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के अंदर ऐसे भी देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी और राइट्स, जस्टिस या इक्वालिटी, फ्रीडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस नहीं बनी हैं जिसकी हेल्प से लोग ये कह सके दैट दे आर फ्री, दे आर इक्वल, दे आर लिबरेटेड एंड दे आर एबल टू यूज़ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स एज वेल एज वी ऑल आर डूइंग। जैसे कि हम लोग उन नेशंस के लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर राइट्स और लिबर्टी अभी भी अवेलेबल है। तो हम इन अरब स्प्रिंग के 6-7 नेशंस का एग्जाम्पल हमारी बुक में यूज़ करके शायद CBSE ये दिखाने चाहने की कोशिश करे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अभी भी डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग एक मूवमेंट चल रहा है। कई जगहों पर ये सक्सेसफुल है, कई जगह पर ये सक्सेसफुल होने के बाद भी रीअपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट होती है। अब इन सब सिचुएशंस के चलते हमें ये पता चलता है कि स्टिल पीपल आर स्ट्रगलिंग टू enjoy their rights and to maintain a democracy and to achieve a democratic form of government for their nation and to enjoy rights for their own development, especially for the economical, social and the political development. With this we are ending this topic, and in the next video we'll do a topic related with the Afghanistan, particularly years mentioned है syllabus में, which is 1978 to 1980. अगेन आपके कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, कैसे रिलेट कर रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।